आइए चर्चा की शुरुआत करेंगे। पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। चर्चा की निरंजन पोद्दार साहब मेरे साथ जुड़े। दादा, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को आज जो लिया गया है, और कितने इसके मायने, इसकी जरूरत कितनी थी, ये भी आपसे जानना चाहूंगा। देखिए विकास जी, निश्चित रूप से कोई भी संवेदनशील व्यक्ति है वो इस चीज को रहेगा, इस फैसले को निश्चित रूप से वो इसकी प्रशंसा करेगा। और मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि उत्तर प्रदेश जैसा असंवेदनशील राज्य जो हुआ करता था, जहां पे आप ये मान के चलिए हर तीसरी गाड़ी के ऊपर एक हूटर हुआ करता था, हर तीसरी गाड़ी के ऊपर किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा, और उसके ऊपर जैसे ये जाति सूचक शब्द जिसको कहते हैं कि एक रोब गांठने के लिए कहें या एक भोकाल बनाने के लिए इसको कह सकते हैं कि भोकाल बनाने का एक प्रयास होता था, उसके अंदर आज जिस तरीके से योगी जी की सरकार फैसले ले रही है और जनता उसको सैर स्वीकार कर रही है, चाहे वो लाउड स्पीकर की आवाज कम करवाना हो या अवैध लाउड स्पीकर हटवाना हो या तमाम जो ऐसे फैसले जो आज तक कभी लगता नहीं था कि ये चीजें संभव हो पाएगी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर, वहां पे आज जिस तरीके से सरकार त्वरित फैसले ले रही है। इसलिए मैं ये बात कहूंगा कि वो एक शेर है कि कौन कहता आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो मैं तो इसको ये कहूंगा शुभस्य शीघ्रम, और इस तरीके के फैसले कोई भी संवेदनशील व्यक्ति जिसको समाज के अंदर संवेदना चाहिए, जिसको समाज के अंदर भाईचारा चाहिए, जिसको समाज के अंदर शांति चाहिए, वो व्यक्ति निश्चित रूप से इसकी सराहना करेगा। और जिनको ये फैसला अखरता है तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के ऊपर भी पर लगाम लगनी चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए। तो मैं तो इस चीज की बहुत मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूं। पॉइंट टेकन दादा। पोद्दार साहब, आपके पास आ रहा हूं। जो हम जिक्र कर रहे थे कि इनकी जरूरत क्या है, जैसे अभी अरविंद सर भी जिक्र कर रहे थे कि हूटर लगे होते हैं, तो ये जो तमाम कार्रवाइयां की जा रही हैं, इस पे पॉलिटिकल व्यू अपनी जगह है। आपने सपा प्रवक्ता की भी बाइट सुनी, पूरे पैकेज में बीजेपी की भी सुनी। जरूरत पे मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए विकास जी, निश्चित रूप से आपका मुद्दा बहुत ही आज गंभीर मुद्दा है। और आपको मैं ये चीज बताऊं कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता ये है कि बहुत सारे लोग अपना भोकाल बनाने के लिए, चाहे वो जाति सूचक शब्द लिखे या आप देखें कि कई गाड़ियों के ऊपर लिखा हुआ होता है पुलिस या पुलिस का कोई भी एक निशान बना करके भी आजकल खूब लिखाने लगा है सर, और या फिर प्रेस लिखा हुआ होता है जो मतलब जिसका प्रेस या पत्रकारिता से जिसका दूर दूर तक किसी प्रकार से कोई रिश्ता नहीं, जिसने कभी पत्रकारिता की तरफ एक कदम तक नहीं बढ़ाया हो, जिसको आप अगर पत्रकारिता का पूरा एक अगर उससे व्याख्या मांग लेंगे तो वो पत्रकारिता की व्याख्या तक नहीं कर सकता, वो व्यक्ति प्रेस दिखा करके और अपने आप का रोब घाट, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो कुछ फाउल करके और अपनी जो फाइन है या अपना जो जुर्माना है उससे बचने के लिए या प्रशासन के ऊपर या शासन के ऊपर या पुलिस कर्मियों के ऊपर अपना रोब गांठने के लिए आजकल तो एक परंपरा और देखने को मिलेगी विकास जी आपको जी। कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक खाकी टोपी यानी कि जो पुलिस की जो कैप होती है वैसी एक कैप डैशबोर्ड पे रख के चलते हैं, डैशबोर्ड के ऊपर रखी हुई है। अरे भाई, मैं तो कई बार कई लोगों को मैं टोक इस चीज के लिए कि अगर आप पुलिस में हैं तो ये कैप डैशबोर्ड पे रखने का क्या औचित्य है। अब आप इस कैप का सम्मान कर रहे हैं या आप इस कैप का अपमान कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि भाई आप अगर यातायात नियमों का पालन करेंगे, अगर आप अपने जो वाहन की गति है उसको ठीक रखेंगे, आप वाहन की फिटनेस ठीक रखेंगे, आप अगर सीट बेल्ट लगाएंगे, आप अगर सारे के सारे नियमों का पालन कर रहे हैं तो आपको इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज जैसे मान लीजिए मेरा वाहन है, मेरे वाहन के ऊपर इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। और परमात्मा की ऐसी कृपा है कि मेरे हिसाब से मुझे याद नहीं आता पिछले 2 साल 3 साल में कभी किसी ने मेरी गाड़ी रोकी हो या मेरे को अपना कोई परिचय या कोई भोकाल गांठने की या मुझे किसी के ऊपर कोई धौंस समाने की आवश्यकता पड़ी हो। बहुत अच्छी बात है सर। पोद्दार साहब, आपसे ये जानूंगा कि जिस तरह से अभी जिक्र किया बीरेन्द्र सिंह जी ने कि जाति जनगणना जो है ऐसी चीजों को छुपाने के लिए इस तरह के प्रयास होते हैं, जब विकास पर सवाल पूछा जाएगा तो आप और कहीं चले जाएंगे। क्या सोचते हैं इस पर? क्या सही में ऐसा ही कुछ है? देखिए विकास जी, हिंदुस्तान के अंदर बहुत प्रयास हुए लेकिन जाति है जाति नहीं। और अभी जो जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से आप ये मान के चलिए, मैं इसको यहां से शुरू करता हूं कि जिस तरीके से भारत की राजनीति के अंदर एक तुष्टीकरण की परंपरा शुरू हुई और उसके बाद में उस
तुष्टीकरण की परंपरा की पराकाष्ठा हो गई। यानी कि उसके अंदर एक रेस लग गई कि कौन व्यक्ति कितनी ज्यादा तुष्टीकरण कर सकता है। उसके मुकाबले जिस तरीके से बहुसंख्यक समाज को बड़ी आपत्ति हुई और बहुसंख्यक समाज संगठित हुआ और जिसका भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व किया, तो आज जिस तरीके से वो बहुसंख्यक समाज का भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व कर रही है, तो ये बात मैंने आज के 3 साल पहले बोल दी थी और आपके टीवी चैनल के ऊपर भी मैंने ये बात बोली थी कि अब जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं दोबारा से यहाँ पे जाति विभेद पैदा करके और इस भारतीय जनता पार्टी का ये जो अभी जो राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है उसकी काट ढूंढने का प्रयास करेगा। और आज कदाचित ये जातिगत जनगणना नहीं, तो आप मुझे एक बात बताइए, जो कांग्रेस राजस्थान के अंदर घोषणा कर बैठी है, आज मध्य प्रदेश के अंदर खड़गे जी ने कहा है कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, हमारी सरकार आएगी, तो मुझे एक चीज आज तक समझ में नहीं आई कि तत्कालीन नरसिम्हा राव जी की सरकार ने जातिगत जनगणना को 2011 के अंदर उसके बाद में संसद के अंदर टेबल क्यों नहीं किया? अगर वो इतनी आवश्यक थी, इतनी लाभान्वित करने वाली थी, समाज को इतना फायदेमंद थी, तो फिर उसको संसद में टेबल क्यों नहीं किया गया? लेकिन वास्तविकता ये है कि आज जो है इनकी कहीं ना कहीं मजबूरी सी महसूस हो रही है, जबकि मेरा ये मानना है कि किसी भी समावेशी, किसी भी समदर्शी, किसी भी संवेदनशील समाज के अंदर जाति विभेद पैदा करके मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं विघटन की परंपरा को और आगे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ जो, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो आप देखेंगे तो अलग अलग गांवों के अंदर एक अलग अलग बसावट है कि भाई ये गांव है, यहाँ पे फला जाति की ज्यादा संख्या है, फला गांव में फला जाति की ज्यादा संख्या है। तो जहां पे एक समावेशी और समदर्शी समाज होना चाहिए, वहां पे मुझे ऐसा लगता है विकसित समाज बनाने की एक परंपरा। पॉइंट टेकन दादा, ठीक है, विकास जी, एक आश्चर्य की बात यह है कि जब सन 1947 में देश आजाद हुआ और स्वदेशी सरकार आई, उस टाइम सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से भारत के अंदर 542 जातियां थी, लेकिन आज की तारीख में जब हम देखते हैं तो 745 से ऊपर जातियां हैं। मेरे को यह चीज समझ में नहीं आई कि पिछले 75 वर्षों के अंदर ये बाकी की जातियां कहां से बढ़ गई। यानी कि सीधी सी बात है, जातियों के बाद में उपजातियां, उसके बाद में उसके अंदर और ज्यादा विघटन, यानी कि इसको इतना विघटित कर दीजिए। ये इसी का तो परिणति होगी ना कि 538 जातियों से 745 जातियां कैसे हो गई। बिल्कुल, ये बहुत शुक्रिया। इतना ही आज मुझे समय इजाजत दे रहा था। अशोक पांडे जी आप जुड़े, बीरेन्द्र सिंह जी आपका भी, अरविंद जैन सर आपका भी, और निरंजन पोद्दार दादा, चारों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय मुझे देने के लिए। तो उत्तर